स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जोई सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। मानसून सत्र इस बार भराड़ीसैंण में आयोजित किया गया और आपको बता दें कि 3 दिन तक चलने वाले सत्र का आज पहला दिन रहा और ऐसे में जहां सदन में सीएम धामी ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी, इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष दोनों ही दलों के नेता ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण यानी भराड़ीसैंण में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से शिष्टाचार भेंट की है। तो सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात की। मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। 3 दिनों तक यह सत्र जो है वो चलने वाला है और आज पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। पक्ष विपक्ष के नेताओं विधायकों ने जो है श्रद्धांजलि दी है। वहीं सीएम धामी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से मुलाकात की और 3 दिनों तक जो है ये सत्र चलेगा। मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, गैरसैंण में आयोजित किया जा रहा है और आज पहला दिन। तो मानसून सत्र को लेकर यह अपडेट सामने आ रही है, जहां सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और ये तस्वीरें मुख्यमंत्री पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ साथ अन्य विधायक और सदस्यगण मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से बात करें, 3 दिवसीय मानसून सत्र का आगाज हो चुका है, सत्र को लेकर क्या अपडेट मिल रही है? आज पहले दिन जो सत्र की कार्रवाई थी, पहले दिन के सदन के सत्र की कार्रवाई में जो दिवंगत जो विधायक रहे हैं, केदारनाथ से विधायक शैला रानी रावत और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश चंद जयपुरी को आज सदन के भीतर श्रद्धांजलि देने का काम सभी सदन के सदस्यों की तरफ से किया गया। उनके साथ जो पद साझा किए गए थे, उनकी जो प्रेरणाएं थे या उनका जो काम करने का अंदाज था, उन सब चीजों को याद करने का काम यहाँ पर किया गया। सभी विधायकों ने कहा कि जिस प्रकार से शैला रानी रावत अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित थी, जो उनकी सोच थी कि क्षेत्र को विकास को किस प्रकार से तेज करना है, वही सोच आज हम सभी विधायकों को यहाँ पर रखनी होगी ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके, क्षेत्र का हर विकास के साथ साथ जनता को विकास की योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिल सके। और आज पहले दिन अभी तक की कार्रवाई में यही सब चीजें यहाँ पर हुई है। इसके बाद लंच के बाद की जो कार्रवाई होगी उसमें 3 विधेयकों को सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को सदन के पटल पर यहाँ पर रखेंगे, जो उत्तराखंड राज्य के लिहाज से महत्वपूर्ण विधेयक है कि जो उपद्रवी जो तत्व होते हैं, जो धंधा प्रदर्शन की आड़ में निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनसे उस नुकसान की भरपाई यहाँ पर की जाएगी। इसके अलावा 2 शहरी विकास मंत्री यहाँ पर 2 विधेयक सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर करेंगे। समझा जा सकता है कि आज पहला दिन पूरी तरीके से सदन के भीतर गमगीन माहौल वाला रहा है और सभी विधायकों ने दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बिल्कुल। अब है जिस तरीके से अगर हम बात करें, मानसून सत्र इस बार जो है भराड़ीसैंण में पहली बार आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम देखें तो विपक्ष भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारियों के साथ जो है तैयार है और कहीं ना कहीं देखें हम तो सरकार पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष उन पर सवाल खड़े कर सकता है। कौन कौन से अहम मुद्दे होंगे जिसको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है? जैसे ही लंच के बाद की कार्रवाई शुरू होगी तो फिर विपक्षी सदस्यों की तरफ से जो ज्वलंत विषय उत्तराखंड राज्य के हैं, जिसमें आप कह सकते हैं चाहे कानून व्यवस्था का हो या फिर दूसरे जो विषय जो राज्य के विकास से जुड़े हुए हैं, उन विषयों को रखने का काम करेंगे, उस पर चर्चा कराने की मांग यहाँ पर की जाएगी। और जिस प्रकार से विपक्ष का रुख अभी तक कर रहा है, तो ऐसा समझा जा सकता है कि सदन के भीतर सत्ता पक्ष को घेरने का काम उनकी तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। जी, इस बार जो है अनुपूरक बजट भी पेश किए जाने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। इसी के साथ हम बात करें तो किस तरह से इसको देखा जा रहा है, कितने का बजट पेश किया जाएगा? अनुपूरक बजट सदन के पटल पर इस बार पेश होगा, जिसमें कल वित्त मंत्री की तरफ से इस अनुपूरक बजट को सदन के पटल रखने का काम किया जाएगा। कल दोपहर बाद शाम 4 बजे
सदन के पटल पर अनुपूरक बजट यहाँ पर रखा जाएगा। लगभग 5,600 करोड़ का यह अनुपूरक बजट है और इस बजट को सीधे तौर पर विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जा रहा है। अभी तक की जो कार्रवाई यहाँ पर रही है तो सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि ये पहला अवसर इस बार ऐसा है जब समय से पहले सरकार की तरफ से इस अनुपूरक बजट को लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में विकास की जो आवश्यकता है, विकास की योजनाओं के लिए जो बजट की आवश्यकता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी यहाँ पर नहीं होने दी जाएगी। ऐसे में जो विभागों ने जो बजट की मांग करी है उस मांग को पूरा करने का काम सत्ता पक्ष की तरफ से यहाँ पे किया जाएगा और यही वजह है कि इस बार सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट को मानसून सत्र में ही लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जी अब है जिस तरीके से हम देखें, विपक्ष लगातार जो है सवालों की एक लिस्ट बनाकर जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, तो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधानमंडल दल की जो बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर सभी विधायकों को जो है पूरी तैयारी के साथ, तर्क और तथ्यों के साथ विधानसभा में पेश होने को कहा था। बिल्कुल ये कह सकते हैं कि इससे पहले के जो सदन यहाँ पर चले, जो सत्र की कार्रवाई से पूर्व में जो फिक्स रही है उसमें मंत्रियों का अधूरा होमवर्क हमेशा ही सत्ता पक्ष के लिए चिंता का विषय रहा है और यही वजह है कि इस बार सत्ता पक्ष की तरफ से मजबूत रणनीति बनाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो विपक्ष के जो हमले हैं, विपक्ष के जो सवाल है, उनको तथ्यों के साथ यहाँ पर सदन के पटल पर रखने किया जा सके ताकि किसी भी प्रकार से विपक्ष को हावी होने का मौका सदन के भीतर न मिल सके या सरकार की कोई भी ऐसी चीजें जो विपक्ष उठा सकता है वो यहाँ पर विपक्ष हाथ ना रहे। तो लगातार मजबूत स्थिति पर काम सत्ता पक्ष से किया जा रहा है, लेकिन इस बार ये कहा जा सकता है चाहे आपदा का विषय हो, चाहे केदारनाथ धाम में मंदिर निर्माण का विषय हो या फिर कानून व्यवस्था का विषय हो, उनको लेकर विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरने का काम यहाँ पर किया जाएगा। बिल्कुल, अब है बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे आपका रुख करेंगे। और वहीं गैरसैंण से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास शुरू। रामलीला मैदान में कर रहे मौन उपवास कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मौजूद। तो ये जानकारी गैरसैंण से सामने आ रही। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद है। रामलीला मैदान में मौन उपवास कर रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत मौन उपवास कर रहे हैं। तो ये जानकारी गैरसैंण से सामने आ रही है और रामलीला मैदान में पूर्व सीएम हरीश रावत का मौन उपवास शुरू हो चुका है और इस दौरान जो है उनके साथ साथ कांग्रेस के कई अन्य दिग्गज नेता मौजूद हैं। तो गैरसैंण से जानकारी, पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर मौन उपवास उन्होंने शुरू कर दिया है और रामलीला मैदान में मौन उपवास, जहां उनके साथ साथ कांग्रेस के कई अन्य नेता मौजूद हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से अभय कंथुरा की ओर रुख कर लेते हैं। अभय, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास जो है शुरू कर दिया है, अगर हम बात करें इस दौरान अन्य नेताओं की, कांग्रेस के कौन कौन से नेता इस दौरान उनके साथ शामिल है? ये कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का मौन उपवास गैरसैंण में यहाँ पर चल रहा है। गैरसैंण के रामलीला मैदान में उनकी तरफ से मौन उपवास करने का काम किया जा रहा है। उनका आरोप है कि सत्ता पक्ष की तरफ से गैरसैंण की लगातार उपेक्षा यहाँ पर हो रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के समय गैरसैंण को भराड़ीसैंण में सचिवालय भवन बनाने का काम किया गया था और विधानसभा भवन यहाँ पर बना था, तो ऐसे में उसको लेकर सरकार को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का हुआ था तो यहाँ पे कुछ सरकार को संचालित करने का काम भी यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है और यही वजह है कि वो इन विषयों को लेकर आज मौन उपवास यहाँ पर कर रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद है, कबूत के पूर्व विधायक ललित सतवाल यहाँ पर मौजूद है। जिस प्रकार जी, अब बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और सीधे चलते हैं जहां संसद भवन, जहां लाइव विधानसभा मानसून सत्र का आयोजन किया जा रहा है। पटना की जो वर्तमान में दूर दराज के क्षेत्र में छात्र और छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
आपने शिक्षण संस्था के प्रबंधन एवं स्वयंसेवी संस्था महिला जागृति संस्थान के अध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया। शैला जी को उत्तर प्रदेश द्वारा उपभोक्ता फोरम में किए गए कार्यों के लिए पुरस्कृत भी किया गया। श्रीमती शैला रानी रावत जी ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगोष्ठी नेपाल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती शैला रानी रावत जी ने आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यक्रमों हेतु कई देशों का अध्ययन भ्रमण किया तथा उन कार्यक्रमों में देश का प्रतिनिधित्व भी किया। महिला सशक्तिकरण की प्रतीक श्रीमती शैला रानी रावत जी का निधन दिनांक 10 जुलाई 2024 को हुआ। उनके परिवार में उनके पति एवं एक पुत्री हैं। उनके असमय छोड़कर चले जाने से प्रदेश व समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। इस सदन की भावनाओं से स्वयं को संबद्ध करते हुए मैं अपनी शोक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार को प्रेषित करती हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वह उन्हें दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सम्मानित सदन की भावनाएं एवं शोक संवेदनाएं श्रीमती शैला रानी रावत जी के परिजनों तक पहुंचा दूंगी। श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी का जन्म 15 अगस्त 1968 को ग्राम सेलना चंपावत में हुआ था। श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी जी के पिता का नाम स्वर्गीय श्री जीवानंद घेतोड़ी जी तथा माता का नाम श्रीमती नारायणी घेतोड़ी जी है। श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी जी की प्रारंभिक शिक्षा पाटी ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौड़ाकोट में तथा माध्यमिक शिक्षा हाई स्कूल भिंगराड़ा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बाराकोट ब्लॉक के राजकीय इंटर कॉलेज बरदा खान में हुई। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा ली। घेतोड़ी जी का विवाह श्रीमती शैलजा घेतोड़ी से हुआ। घेतोड़ी जी ने वर्ष 2003 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसी वर्ष श्री घेतोड़ी जी बूंगा कमल लेक क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। श्री कैलाश घेतोड़ी जी वर्ष 2017 तथा वर्ष 2022 में चंपावत विधानसभा क्षेत्र से उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। घेतोड़ी जी अपने विधायक कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे। आपने एक विधायक के रूप में अपने दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आपने जनमानस के विकास के लिए अनेक कार्य किए। वे जनता के कल्याण एवं विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहे। श्री घेतोड़ी जी ने निर्धन परिवारों की कन्याओं का विवाह तथा बीमार सदस्यों का इलाज कराया। श्री घेतोड़ी जी गरीब एवं कमजोर वर्ग की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे। श्री घेतोड़ी जी कैंसर रोग से पीड़ित थे। लंबी बीमारी के कारण उनका निधन 3 मई 2024 को हुआ। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 पुत्र एवं एक पुत्री हैं। उनके असमय इस संसार से चले जाने के कारण प्रदेश व समाज को अपूर्णीय क्षति हुई है। इस सदन की भावनाओं से स्वयं को संबद्ध करते हुए मैं अपनी शोक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार को प्रेषित करती हूँ एवं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वे उन्हें दुख की इस घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मैं इस सम्मानित सदन की भावना एवं शोक संवेदनाएं श्री कैलाश चंद्र घेतोड़ी जी के परिजनों तक पहुंचा दूंगी। अब हम 2 मिनट का मौन के लिए खड़े होंगे। और वहीं बात कर लेते हैं खबरों की। आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में आज देश भर में भारत बंद का आह्वान है, जिसका उत्तराखंड में कुछ खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रुड़की के मालवीय चौक पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। रुड़की में आज साप्ताहिक छुट्टी होने की वजह से अधिकतर बाजार पहले से ही बंद है, जिस वजह से रुड़की में आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में भारत बंद का कुछ खास असर होता हुआ नहीं दिखा। और वहीं उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। टिहरी जिले के सीमांत धुत्तू बेलंग में बादल फटने से जगह जगह भारी भूस्खलन और भूधसाव हो गया। क्षेत्र के 8 से 10 गांवों में भारी तबाही मची हुई है। कई मवेशी जिंदा दफन हो गए। वहीं कई जगह सड़कों पर भूकटाव भी हो गया। ग्रामीणों के कई पुलिया भी आपदा की भेंट चढ़ गए। धुत्तू देवलिंग में भारी बारिश से गौशाला में मलबा आ गया, जिस कारण 2 गाय, 6 बछड़े
मलबे में दब गए। वहीं 2 गाय घायल है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने का प्रयास किया। और वहीं खबर कालाढूंगी से सामने आ रही। थाना कालाढूंगी अंतर्गत चौकी कोटाबाग के फतेहपुर क्षेत्र में बैगड़ नाले में एक युवक बह गया। बाइक में 3 युवक सवार थे। 2 युवकों का कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। वहीं एक युवक की तलाश में पुलिस प्रशासन जुटा है, मगर अब तक एक युवक का कुछ भी पता नहीं चल पाया। दरअसल ज्यादा बारिश होने से युवक बैगड़ नाले में फंसे गए। 3 युवकों में से 2 युवकों को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन एक युवक नाले के तेज बहाव में बह गया। चौकी प्रभारी अमीश चंद्र पंत को घटना की सूचना स्थानीय समाज सेवी चंद्र प्रकाश सनवाल ने दी। चौकी कोटाबाग की टीम के साथ स्थानीय लोग भी युवक की तलाश में देर रात तक जंगल में घूमते रहे। बढ़ते आगे, कोटद्वार क्षेत्र के आबादी वाले इलाके के बीच से गुजरने वाले नाले के पास बने अवैध घरों को हर साल स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित कर दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चले, कोटद्वार में पिछले कई सालों में आपदा आने की सबसे बड़ी वजह पनियाली गदेरे में लगातार अतिक्रमण का बढ़ना रहा है। गदेरे किनारे लगभग 300 से ज्यादा अतिक्रमण मौजूद है, जिनमें से 270 अवैध निर्माण को प्रशासन की ओर से चिन्हित किए जा चुके हैं। मानसून सीजन के चलते नाला उफान पर बहता है, जिसके चलते नदी किनारे बसे घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि इन घरों में रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन ना तो इन घरों को खाली करवा रहा है और ना ही घरों में रह रहे लोगों को अन्य जगह शिफ्ट कर रहा है। स्थानीय प्रशासन सिर्फ इन घरों को चिन्हित करने तक ही सीमित रह गया है। ये तो जो निशान है ना, कम से कम 10-12 साल से लग रही है ना। और ये बार-बार हर साल आते हैं, निशान लगा लेते हैं और परेशान करते रहते हैं ये लोग। और बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करते, ना इन लोगों को ये जगह दे रहे रहने के लिए हैं, और न मतलब ना फिर आगे फिर हटाओ हटाओ बोलते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत डर तो लगता है कि पानी को देखे जब हटते जा जाता है, लेकिन फिर क्या करें, तो मजबूरी है, रहना पड़ता है। आज निशान लगा के छोड़ देते हैं लोग, कोई आगे बात नहीं बढ़ी, ना कोई पूछने आता है, खाली निशान लगाने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। फिर बाद में परेशान करते हैं कि हटाओ हटाओ। वही इतने लोग कहाँ जाएंगे लोग। कम से कम मुझे तो जगह देनी चाहिए इन लोगों को जिले, ताकि अपने कहीं मकान वकान बना ले। या कुछ नहीं कहना मैडम, बस ये डरा ही रहे हैं, बाकी और ये कुछ नहीं कर सकते। ये चिन्हित तो ये कर चुके हैं, पर अभी तक इन्होंने कोई तोड़ का काम शुरू नहीं किया है, ना विस्थापित किया है, ना जमीन अलाउड की है किसी को, ना कुछ किया है। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, मेरे ख्याल से ये कार्य ऐसी ही आज 6 साल से ऊपर हो। तो ये सबको स्क्रैच करने वाली बात है, डराने वाली बात है, बाकी और कुछ नहीं। डरा के छोड़ दिया है, लोगों के गले में घंटी बांध दी है। जैसा कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इंक्रोचमेंट हटाए जाने की किसी भी एक्टिविटी में सबसे पहले ये इस्टेब्लिश किया जाना होता है कि पर्टिकुलर लैंड की ओनरशिप है या नहीं है, उनके पेपर्स कौन से हैं कौन से नहीं है। फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग या नेचुरल जस्टिस में वो एक मौका दिया जाना होता है। प्लस दूसरे कुछ एस्पेक्ट्स और देखे जाने होते हैं, जिसमें आपको उनके रीसेटलमेंट का या उनको जहाँ शिफ्ट किया जाना है अतिक्रमण को हटाने के बाद में उस जगह को किस तरीके से फर्दर इंक्रोचमेंट फ्री रखा जाना है। तो उन सारी चीज़ों को बैलेंस अप्रोच के साथ में एसडीएम और नगर आयुक्त के द्वारा देखा जाना है। तो ये दोनों इन लोगों के स्तर पे इस पर आवश्यक कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। 10-15 साल बीत जाने के बावजूद भी ये सब प्रक्रिया अभी तक नहीं हो पाई है, क्या कारण है? इस संबंध में एसडीएम से और नगर आयुक्त से डिटेल में रिपोर्ट ली जाएगी कि क्या किया जाना और क्या किन रीजन से वो एक्टिविटीज़ नहीं हुई। और वहीं कर्णप्रयाग से खबर सामने आ रही, भारी बारिश के चलते रास्ता हुआ ब्लॉक। गैरसैंण जाने वाला मार्ग हुआ बाधित। मलबा आने से कई जगह पर सड़कें हुई बंद। तो कर्णप्रयाग से ये बड़ी जानकारी, मलबा आने से कई जगह सड़कें बंद हो गई है और भारी बारिश के चलते रास्ता ब्लॉक हुआ है। तो ये जानकारी सामने आ रही, गैरसैंण जाने वाला मार्ग ब्लॉक हो गया है। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते रास्ता ब्लॉक हो गया है। साथ ही गैरसैंण जाने वाला जो मार्ग है वो ब्लॉक हो गया है, जिसके चलते आवाजाही में परेशानी हो रही है। मलबा आने से कई जगह सड़कें बंद हो गई हैं।
और बढ़ते हैं आगे, खबर रुड़की से है, जहां दिन दहाड़े दबंगई का एक मामला सामने आया है, जहां पर युवकों के एक गुट ने 2 युवकों को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से पीटकर घायल कर दिया। मामले में पीड़ित ने पुलिस को आरोपियों को नामजद करते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और हरिद्वार स्थित थाना पथरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या महज नशे के कारण कर दी। नशेड़ी बेटे ने अपनी मां से स्मैक के लिए पैसे मांगे थे। पैसे देने से मना करने पर उसने अपनी मां के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी युवक ने शव को बाथरूम के अंदर डाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी जुटाई तो सामने आया कि आरोपी सावन स्मैक का नशा करता था। लक्सर सीओ निहारिका सेमवाल ने बताया कि महिला के छोटे बेटे ने महिला की हत्या की है, जो नशे का आदी है। आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। धनपुरा में एक महिला की हत्या करी गई है। महिला की उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। मौके पर जब पुलिस पहुंची है तो परिजनों द्वारा बताया गया कि जो महिला का छोटा पुत्र है, जो कि नशे का आदी है, उसके द्वारा ही महिला की मृत्यु कारित की गई है। हम लोगों ने मौके पर एफएसएल टीम बुला ली है तथा सारे ही जो भी हमारी एविडेंस लिफ्टिंग है उसकी प्रक्रिया चली गई है। बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दी तथा जो अभियुक्त है उसकी हम लोगों ने तलाश के लिए टीमें गठित कर दी। लगभग किस टाइम का मामला है? ये लगभग सुबह 11 बजे हमें सूचना मिली है, तो 10 से 11 के बीच का ये मामला है। आरोपी बेटा को गिरफ्तार कर देगा पुलिस? अभी तो उसकी हमने टीमें गठित कर दी और हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इसमें जो भी इन्वॉल्व है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।